शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए क्या, विद्युत ऋणात्मकता। क्या याद होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता। याद है कि नहीं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलता था, किसी सहसंयोजक आबंध में, ठीक है, किसी सहसंयोजक आबंध में आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। जैसे एक सहसंयोजक आबंध बना है H और F के मध्य में, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, फ्लोरीन, ध्यान देना, फ्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है जी, 7। कितना रहता है, 7 था, ध्यान देना, 6 और 1 7। इसके पास लास्ट में कितना था, 1, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, साझेदारी किया तो 8 हो गया। इसका कितना पूरा हो गया, द्विक पूरा हो गया, सहसंयोजी आबंध बन गया। अब ये HF है, इसका दोनों सहसंयोजक आबंध वाला आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ रहता है, बीच में। अब इसको कोई एक परमाणु जो रहेगा वो अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है, और ये जो खींचने का क्षमता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजक आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब जो आकर्षित करेगा, ठीक है, उसमें आएगा माइनस चार्ज, और जो दान दे देगा उसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। आंशिक धनावेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि ये जो सहसंयोजी आबंध है उसमें आयनिक गुण आ रहा है। कैसा गुण आ रहा है, आयनिक गुण। याद करो, ये ध्यान से समझना, ये टॉपिक में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है ये समझ आया कि नहीं। पहले तो सहसंयोजक आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना, आकर्षित करने के कारण एक अणु में आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश, और एक परमाणु में क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश। क्लियर है, एक परमाणु में आंशिक धनावेश और एक परमाणु आंशिक ऋणावेश, ये आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझो, मतलब कोई भी सहसंयोजी यौगिक रहेगा उसमें यानी कि ये आयनिक गुण होगा यदि उसके साथ कौन जुड़ा रहेगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझो। आयनिक यौगिक में जब सहसंयोजी गुण देखते थे कौन सा रूल पढ़ते थे, फजान का रूल। किसका रूल पढ़ते थे, फजान का रूल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई सहसंयोजी यौगिक है, उसमें कैसा करेक्टर आ रहा है, आयनिक। कैसा आ रहा है, आयनिक। तो उसको कौन से रूल से पढ़ा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण से। किससे पढ़ा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत ऋणात्मकता सबको समझ आ गया होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ध्यान समझना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो कोई सहसंयोजक अणु है तो उसमें ध्रुवीय प्रकृति, मतलब उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला करेक्टर है कि नहीं, उसी को ज्ञात करते हैं हम लोग किसकी मदद से, द्विध्रुव आघूर्ण की मदद से। यहां तक क्लियर है कि नहीं। मतलब किसी सहसंयोजी अणु, ठीक है ना, में ध्रुवता पाया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। कोई सहसंयोजी अणु है तो उसका ध्रुवीय प्रकृति है कि नहीं, उसको किससे ज्ञात करते हैं हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण से। किससे ज्ञात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से। जैसे मैं क्या बोला, HF है, हमको पता है ये कौन सा बंध बना है, सहसंयोजक आबंध, लेकिन इसमें एक का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा, और एक का क्या है, कम। किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। जिसका ज्यादा रहता है विद्युत ऋणात्मकता उसको ऐसा तीर से शो करेंगे। क्लियर है कि नहीं, इसको ऐसा तीर से शो करेंगे। यहाँ पास जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम, उसको तीर का पिछला सिरा से, और जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा रहता है उसको तीर के अगले सिरे से शो करते हैं। क्लियर है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहता है उसको इस तरीके से। क्लियर है, जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहता है उसको कौन सा चार्ज देते हैं, माइनस, और जिसके पास कम रहता है उसको कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे मापते हैं, ये दोनों अणु का किसी एक का भी क्या देखते हैं हम लोग, चार्ज देखते हैं। चार्ज किससे शो करता हूँ मैं, Q से। जिससे शो करते हैं Q से, और इनके बीच का दूरी Q इंटू D, दूरी, बीच की दूरी को हम लोग किससे शो कर रहे हैं, D से। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। किससे शो करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, म्यू से। क्लियर है कि नहीं। मतलब किसी सहसंयोजी आबंध से आबंधित, ठीक है ना, दो परमाणु हैं तो दो परमाणु में से किसी एक का आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा समझ आया कि नहीं। इसकी सहायता से किसी सहसंयोजक अणु में किसका प्रकृति का ज्ञात होता है, ध्रुवीय प्रकृति का। किसका ज्ञात हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का, कि उसमें प्लस चार्ज यानी कि आयनिक करेक्टर वाला कितना गुण है। समझ आ रहा है नहीं, आयनिक कंपाउंड जैसा कितना गुण है। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, डिबे।
द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? डिबेय। क्या होता है? डिबेय। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, मतलब सदिश नियमों को ये क्या करेगा? पालन करेगा। सदिश नियमों का ये क्या करेगा? पालन करेगा। इसका दिशा कैसे रहता है बोलो मैं? कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक की ओर। किधर रहेगा? कम से अधिक। मान लो ऐसा कोई अणु है और उसके सामने में क्या लगा होगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर की ओर रहेगा क्या? तीर। यानी ये वाला क्या रहेगा? कम विद्युत ऋणात्मक, और ये माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? अधिक विद्युत ऋणात्मक। ये दोनों दिमाग में छाप के रखो। क्लियर है? लोन पेयर देखेगा, तीर का निशान लोन पेयर की साइड रहेगा। क्लियर है ना? अधिक विद्युत ऋणात्मक रहेगा, उसकी ओर तीर का निशान रहेगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है करके आएगा क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे? किसी सहसंयोजक अणु की ध्रुवीय प्रकृति का ज्ञात करने के लिए किसको ज्ञात किया जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। यह सहसंयोजक अणु में उपस्थित परमाणुओं के आवेश तथा उनके बीच की दूरी का क्या होता है? गुणनफल। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक डिबेय होता है। इसे एक तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तीर का निशान कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया इसका पूरा परिभाषा। 2 नंबर का आएगा तो इतना ही लिखना है। अब ध्यान समझना, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या क्या अनुप्रयोग है। मान लो कोई कंपाउंड है, उसका म्यू का मान, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू नेट निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? म्यू नेट। क्लियर है कि नहीं? म्यू नेट का मान यदि क्या आ जाए? 0 आ जाए। म्यू नेट का मान क्या आ जाए? यदि 0 आ जाए तो वो जो अणु रहेगा, ध्यान से समझना, यदि म्यू नेट का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए तो वो जो अणु रहेगा वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। मतलब क्या होगा? अध्रुवीय होगा। क्या होगा? अध्रुवीय। लेकिन मान लो कोई अणु है, उसका म्यू नेट का मान 0 नहीं आता, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो वो जो अणु रहेगा वो कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। क्या रहेगा? पोलर। ध्रुवीय प्रकृति का रहेगा। कैसे रहेगा? ध्रुवीय प्रकृति का। क्लियर है कि नहीं? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि म्यू नेट का मान, ठीक है ना, कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि 0 आ जाए तो क्या होता है? वो अणु अध्रुवीय होगा। और मान लो उसका मान 0 ना आए, उससे यह तो क्या आ जाए? ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या होगा? ध्रुवीय होगा। क्या होगा? ध्रुवीय। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। जैसे कि एक एग्जाम्पल तुम लोगों को दे रहा हूँ ना, द्विपरमाणविक अणु है। द्विपरमाणविक अणु है। अब ये द्विपरमाणविक अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार से। एक तो हो सकता है तुम्हारा समपरमाणविक। क्या हो सकता है? समपरमाणविक। और एक हो सकता है कैसा? आपका विषम परमाणविक। कैसे हो सकता है? विषम परमाणविक। मान लो समपरमाणविक अणु है, जैसे कि H2 है, Cl2 है, समझ, Cl2 है, O2 है। ठीक है, यदि H2 का ये ऐसा इस टाइप से बॉन्ड बनेगा, Cl को देखें तो इस टाइप से बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। अब इसमें किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, किसका कम है? दोनों का बराबर ही है। यदि दोनों का बराबर है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, यदि दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या है? बराबर है, तो इसका जो म्यू नेट का मान आएगा वो क्या आएगा? आपका 0। और ये जो समपरमाणविक अणु होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर, मतलब अध्रुवीय होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बनेगा क्या? नहीं। क्लियर है? लेकिन मान लो विषम परमाणविक अणु है, जैसे HF है, अभी जो बताया था, जैसे HCl है, और HF का डायग्राम बनाओ, ये देखो, अरे बना लो HCl। कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है? HF में फ्लोरीन। तो ऐसे बनेगा निशान। इसमें देखो HCl में कौन अधिक है? क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है नहीं? HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, मान लो क्या हो गया आपका? HI हो गया। क्लियर ना? HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, सब में इस तरीके से बनेगा। मतलब इनका जो म्यू नेट का मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है? लेस है, कम है। इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? मतलब इसका म्यू नेट का मान 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। मतलब ये कैसे प्रवृत्ति के होंगे? पोलर प्रवृत्ति के होंगे। कैसे? पोलर। इसमें एक आंशिक धनावेश आएगा, इसमें क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? मतलब यदि समपरमाणविक होंगे तो नॉन पोलर होंगे, विषम परमाणविक होंगे तो पोलर होंगे। क्या होंगे? पोलर होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के होंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊँ क्या? नेक्स्ट देखिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये द्विपरमाणविक अणु का हो गया।
अब बात करते हैं हम लोग, ये तो 2 परमाणु था तब का बात है, मान लो मैं बहुपरमाणविक अणु का बात करूं, किसका बात करें, बहुपरमाणविक अणु का, बहुपरमाणविक अणु जिसमें बहुत सारा क्या हो, परमाणु हो। क्लियर है कि नहीं? यदि हमको सम्मित, कंडीशन बता रहा हूं ना, यदि अणु क्या हो, सम्मित हो, पहला कंडीशन, अणु कैसे हो, सममित हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता हो, सिमेट्रिकल बनता हो, ठीक है। और सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कैसा हो आपका, समान हो, सराउंडिंग एटम भी क्या हो आपका, समान। यदि अणु कैसा हो, सम्मित हो, सराउंडिंग एटम क्या हो आपका, समान हो, तो म्यू नेट का मान क्या आएगा, 0। और यदि 0 आता है तो क्या होगा बोला हूं मैं, नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। एग्जाम्पल करें क्या, बहुपरमाणविक अणु में पहला अणु सम्मित है, एग्जाम्पल देखो, Ab2 प्रकार का अणु, Ab2 मतलब जैसे CO2 है, क्लियर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब तुमको ये पता है, क्या पता है कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, फिर इसमें माइनस चार्ज, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज बन रहे, इसमें भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज बन रहे, लेकिन एक देखो, इसका दिशा इधर से इधर, इसका दिशा इधर से इधर। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि अणु क्या हो, सम्मित हो, सम्मित है स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल है, असम्मित है क्या, नहीं, क्लियर है। अच्छा, और सराउंडिंग एटम, जो घेरा हुआ एटम है वो भी क्या है, समान, तो एक दूसरे को ये कट कर देंगे, इधर से एक रस्सी खींच रहा है, इधर से एक रस्सी खींच रहा है, दोनों का बल क्या हो गया, समान। तो क्या ये ध्रुवता शो करेगा क्या, नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या होगा आपका, नॉन पोलर, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्या होगा आपका, नॉन पोलर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? CO2 का उदाहरण, CO2 क्या है आपका, नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि अणु कैसा है आपका, सम्मित है, और ध्यान समझना, अणु क्या है, सम्मित है, साथ ही साथ में सराउंडिंग एटम क्या है आपके, समान है, तो अणु कैसा होता है आपका, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर, मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, BeCl2 अणु का देखो, BeCl2 बेरिलियम है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बेरिलियम यहाँ पास क्या चार्ज है, माइनस, यहाँ पास कौन सा चार्ज है, प्लस, इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, तो यहाँ पास कौन सा चार्ज है, प्लस, सराउंडिंग एटम क्या है, समान, तो इसका भी म्यू नेट का मान क्या आ जाएगा, 0, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा होगा आपका, नॉन पोलर होगा, क्या होगा, नॉन पोलर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये Ab2 प्रकार का यौगिक हो गया ना, मतलब एक बहुपरमाणुक है, 2 से अधिक है, मतलब बहुत सारा परमाणु है, 2 ठो क्लोरीन, 1 ठो बेरिलियम, 3 हो गया ना। मान लो मैं ऐसा यौगिक बोल रहा हूँ Ab3 प्रकार का, कैसा प्रकार का, Ab3 प्रकार, जैसे कि BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड हो गया, या Bi3 बोरान ट्राई आयोडाइट हो गया, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, 1 2 3, 1 2 और ये 3, क्लियर है? अब ध्यान देना, इसमें माइनस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस और ये 3 प्लस। समझ आया कि नहीं? इसका दिशा ऐसे रहेगा, इसका दिशा ऐसे और इसका दिशा ऐसे, इन दोनों का सम और इसका सम। समझ आ रहा है कि नहीं? ये यदि सदिश नियम लगता है तो जी दोनों को जुड़कर एक हो जाएगा ना इसका, क्लियर है कि नहीं? तो इसका भी यदि मैं नेट निकालूं, म्यू नेट, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा आपका, 0, क्या आएगा, 0। यदि इसका म्यू नेट 0 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका, नॉन पोलर, क्या है, नॉन पोलर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये अणु भी क्या हो गया आपका, नॉन पोलर। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, और देखिए क्या, Ab3 प्रकार हो गया, और कौन सा प्रकार हो सकता है, Ab3 हो गया, Ab5 प्रकार, कैसा यौगिक बोल रहा हूँ मैं, मान लो, चलो Ab4, क्या देख रहे हैं, Ab4, एग्जाम्पल देखो CCl4 का, किसका एग्जाम्पल, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, लास्ट में कितना आता है, 4, 4 धन 4 8, 8/2 बराबर 4, कौन सा संकरण, sp3। sp3 कैसे जमता है, कार्बन 1 2 3 ऐसा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, क्लियर है? या फिर और किसका उदाहरण ले सकता हूँ, CH4 का, क्लियर है? अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, क्लोरीन, कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, क्लोरीन। अरे सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन, ऐसा आता है ना। तो यहाँ पास कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है जी, सॉरी, यहाँ पास कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन, कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन। तो यहाँ पास माइनस चार्ज, यहाँ पास माइनस चार्ज, यहाँ पास माइनस चार्ज, यहाँ पास माइनस चार्ज, और इस सब में पूरा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसका टोटल नेट और इसका म्यू नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो बताओ तो, 0, फिर क्या आ गया, 0, मतलब ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। मैं जितना एग्जांपल बताते जा रहा हूँ दिमाग में छापना, ये सभी के सभी क्या है,
नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? Ab5 प्रकार का यौगिक देखिए क्या, Ab2 देख लिए, Ab3 देख लिए, Ab4 देख लिए। अब क्या देखेंगे? Ab5 प्रकार का, Ab5 प्रकार का यौगिक, Ab5 प्रकार का यौगिक, Ab5 प्रकार। जैसे एग्जांपल देखो, PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 1 2 3 4 और ये 5, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 और ये 5, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ऐसा बनता था। याद करो, sp3d संकरण। यदि यहाँ पास ध्यान समझना ना, अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। तो ये और ये फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये दोनों मिला करके एक और ये फिर एक। समझ आ रहा है कि नहीं? ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो म्यू नेट का मान फिर से क्या आ गया आपका? 0। 0 है मतलब नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और क्या हो सकता है? Ab5 हो गया। Ab6 से देखो तो SF6, SF6 सल्फर 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, अष्टफल की संरचना, या इसे क्या बोलते हैं? वर्गा द्विपिरामिडी। क्लियर है कि नहीं? इधर का 2 ठोक कनेट ये, इधर का 2 ठोक कनेट ये, और ये ऊपर और ये नीचे, एक दूसरे को क्या कर दे? पूरी तरीके से कैंसल। तो इसका भी म्यू नेट का मान क्या आ जाएगा आपका? 0। मतलब ये भी क्या होगा आपका? नॉन पोलर। क्या होगा? ये भी क्या हो गया आपका? नॉन पोलर। समझ आ रहा है कैसे ज्ञात करते हैं? बस नियम याद रखना है कि सराउंडिंग एटम यदि क्या हो? समान हो, और अणु कैसा हो? सममित हो। कैसा हो? सममित हो। तो पूरा का पूरा क्या बनेगा? नॉन पोलर। क्या बनेगा? नॉन पोलर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग एटम मान लो समान ना हो। अभी तक पूरा समान था, PCl5, SF6, BeCl2, BF3। क्लियर है ना? एक अणु बस अलग है, फिर बाकी जितने भी अणु हैं क्या वो समान थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग एटम समान ना हो तो अणु क्या होगा? पोलर होगा। अणु क्या होगा? पोलर। एग्जाम्पल रट लेना तुम लोग। जैसे CH4 होता था तो क्या होता था? ये CH4 होता था तो क्या होता था? नॉन पोलर। अरे Ab4 प्रकार का यौगिक था ना। समझ आया कि नहीं? तो CH4, लेकिन मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो ऐसे बोल रहा हूँ CH3F ऐसा है। अब देखो, सराउंडिंग एटम, कार्बन तो सेंट्रल एटम है, लेकिन सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और क्या है? फ्लोरीन। क्या समान है क्या पूरी तरीके से? नहीं, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन। तो ये कैसा होगा आपका? पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। वैसे ही देखो CH2Cl2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही देखो CHCl3 हो गया, CHCl3। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पोलर। क्या होंगे? ये सभी के सभी पोलर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं? क्लियर है? मतलब सराउंडिंग एटम पूरी तरीके से क्या हो? समान, तो अणु क्या होगा? नॉन पोलर। और जब अलग अलग प्रकार का दिख जाए, सेंट्रल एटम के अलावा 2 अलग अलग प्रकार के, तो क्या हो जाएंगे आपके? पोलर। क्या हो जाएंगे? पोलर, ध्रुवीय प्रकृति शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इतना दिमाग में छापना, कभी भी लोन पेयर उपस्थित हो तो वह अणु, लोन पेयर यदि उपस्थित हो तो वह अणु क्या होता है? पोलर होता है। पोलर होता है, अर्थात म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए समझो। एग्जाम्पल देखो, H2O ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। क्लियर है? मतलब ये कैसा होगा? पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। जहाँ दिख जाए। कैसे बनेगा इसका? ध्यान दो तो कैसे बनेगा इसका सिंबल? कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन। ऐसे जाएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक ये है ऑक्सीजन, तो इधर तीर रहेगा। और तुम लोग को बताया था लोन पेयर की तरफ भी तीर होता है, तो इधर गया, ये इधर गया। क्या ये पूरा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है? क्या नहीं। एक रस्सी है, उसको एक ही साइड खींचा जा रहा है, एक रस्सी को भी एक ही साइड खींचा जा रहा है, अलग अलग दिशा से ऐसे खींचा जा रहा है। क्या नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका पूरा सम निकालोगे तो ये देखो ऐसा आएगा ना। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है क्या? नहीं। विपरीत रहता तो 0 आ जाता। विपरीत है क्या? नहीं। वैसे ही एक और एग्जांपल NH3, नाइट्रोजन 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3, और यहाँ पास क्या आता है आपका? लोन पेयर।
अब यहाँ पास देखो कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, नाइट्रोजन, तो ऐसा बनेगा ना सिंबल, और यहाँ से फिर ऐसे एक ही दिशा में जा रहा है पूरा, तो क्या इसका मान 0 आएगा क्या, नहीं। यहीं पास एक मस्त क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, NH3 व NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा, किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा। चलो देखो NH3 बनाओ, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और एक क्या है, लोन पेयर। ध्यान समझो, तो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया और ये इधर गया, ऐसा गया है। NF3 नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और एक ऐसे विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा किसका रहता है, फ्लोरीन का। तो ये कैसे बनेगा, इधर फिर इधर फिर इधर, और एक बस कहाँ बनेगा, इधर। क्लियर है। चलो बताओ, टोटल सब के सब एक दिशा में बल लगा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, एक 3 विपरीत दिशा में और एक दिशा में, ऐसा चल रहा है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा आएगा, इसका, किसका ज़्यादा आएगा, NH3 का। क्यों, क्योंकि सब के सब एक ही दिशा में है, और इसमें 3 एक दिशा में और एक विपरीत दिशा में। समझ आ रहा है कि नहीं, 3 लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, और इसमें 4 लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, और इसमें 3 एक दिशा में और एक अलग दिशा में। तो टोटल सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का। इसका रहेगा NH3 का। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है ना, कर लेना। NH3 व NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, NH3 का। किसका ज़्यादा रहेगा, NH3 का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। और ये तो हो गया NH3 वाला उदाहरण हो गया। H2O मतलब लोन पेयर कभी भी दिखाई देगा तो वो अणु कैसा होगा, आपका पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर, या होगा पोलर। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसका भी अपवाद है भाई, इसका भी क्या है, अपवाद। हर हमेशा पोलर होता नहीं है। क्लियर है। पहला अपवाद देखो, XeF2, XeF2 जेनॉन फ्लोराइड। चलो इसका संकरण निकालो। Z = 1/2, 8, 8 धन 2, 10/2, 10/2 मतलब 5। कौन संकरण, sp3d। कौन संकरण, sp3d। चलो यदि इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, Xe 1 2 3, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अरे 2 2 4 2 6 2 8, ऐसा है ना। अब देखो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 2 ठोक मिलकर के एक बनाएंगे, और ये एक दूसरे के विपरीत है, ये ऐसे जाएगा ना। और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू नेट का मान क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। यहाँ क्या बोलता था, यदि लोन पेयर है तो वो पोलर होगा, और म्यू नेट कभी भी 0 नहीं होगा बोला था। लेकिन देखो तो लोन पेयर हुआ फिर भी क्या आ गया, 0। और म्यू नेट कभी भी 0 आता है मतलब वो क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। क्लियर है, पहला अपवाद हो गया। क्लियर है। और अपवाद बता दूं क्या, XeF4, XeF4, XeF4। चलो निकालो संकरण। Z = 1/2, जेनॉन के लास्ट में 8, 4, 8 4 12, 12/2, 6। कौन संकरण, sp3d2, 3 2 5 और 1 6। हाँ 3 2 3 2 5 और 1 6, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। sp3d2 जेनॉन 1 2 3 4, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। क्लियर है, ऐसे बनता है। अब यहाँ पास देखो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक ये है ना, तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, तो म्यू नेट का मान क्या आ गया, फिर से 0। क्या आ गया, 0। तो 2 अपवाद रखना, लोन पेयर रहेगा तो पोलर तो होता है, लेकिन किस में नहीं होता, XeF2 और XeF4 में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट देखें। मिटा दूँ इसको, जल्दी करें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सीस और ट्रांस समायवी की पहचान। सीस और ट्रांस कार्बनिक यौगिक में देखते हैं। कार्बनिक यौगिक जब पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को तो उसमें फिर से द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाऊंगा। कार्बनिक यौगिक में जो सेम ग्रुप जब सेम सेट रहता है तो उसको बोलते हैं सीस समावयवी। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, सेम ग्रुप सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन एक साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड। जब कभी भी ऐसा कहीं रहता है तो इसका म्यू नेट का मान कभी भी 0 नहीं आता, मतलब ये कैसा अणु रहेगा, पोलर रहेगा। क्या रहेगा, पोलर। सीस अणु कैसे रहता है, पोलर।
कैसा रहता है, पोलर। और एक होता है ट्रांस, क्या होता है ट्रांस, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लोरीन है ना, इसके जस्ट विपरीत में हो जाए क्लोरीन, और हाइड्रोजन है इसके जस्ट विपरीत में क्या हो जाए हाइड्रोजन। सेम ग्रुप सेम साइड है क्या, नहीं, ये क्लोरीन इसके विपरीत, ये हाइड्रोजन इसके विपरीत, तो ये और ये एक दूसरे को कट कर देंगे, कैंसल, ये और ये एक दूसरे को कट, तो म्यू नेट का मान क्या आ जाएगा फिर से 0, और म्यू नेट का मान 0 यदि आता है तो वो अणु कैसा होता है आपका नॉन पोलर, क्या होता है नॉन पोलर। समझ आया कि नहीं। तो इसके आधार पर सिस और ट्रांस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांस, कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जा सकता है, पहचान किया जा सकता है। क्लियर है, पोलर और नॉन पोलर। सिस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पोलर, और ट्रांस रहेगा वो क्या होगा, नॉन पोलर, क्या हो जाएगा नॉन पोलर। आगे बढ़ जाऊँ मैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आयनिक यौगिक में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला बस याद रखना है, म्यू जो तुम लोग ऑब्जर्व किए हो और म्यू जो कैलकुलेट किए हो, क्या किए हो, कैलकुलेट किए हो, गणना किए हो, जिस गुणित क्या कर दोगे 100, इसके आधार पर निकल जाएगा क्या, प्रतिशत आयनिक गुण, क्या निकल जाएगा, प्रतिशत आयनिक गुण। क्लियर है कि नहीं। इसका क्वेश्चन तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, एक बार देख लेना। जो ऑब्जर्व किए रहते हैं और जो कैलकुलेट किए रहते हैं, गणना किए रहते हैं, ऊपर में जो ऑब्जर्व दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, उसको प्रेक्षित वाला दिया रहेगा, और नीचे में जो गणना करोगे वो, क्लियर है ना, दोनों का मान रहता है। एक अनुमान लगाते हो और एक जो एग्जैक्ट आता है वो प्रैक्टिकल में देखोगे ना, गुणित क्या करोगे 100, तो क्या निकल जाएगा आयनिक परसेंटेज, क्या निकल जाएगा आयनिक परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है रासायनिक आबंध पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।